नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के परीक्षा की तैयारी के इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का संपूर्ण मैराथन। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। टोटल 170 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। पूरा निचोड़ जो द्वितीय खंड का है, जिस प्रकार से हमने प्रथम खंड का दिया था, उसी लेवल के क्वेश्चन और हाई लेवल के क्वेश्चन हम आपके लिए द्वितीय खंड के लिए भी कंप्लीट करके लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को परखिए इस वीडियो के माध्यम से और टोटल 170 नंबर कंप्लीट करिए और फिर कंप्लीट करके बताइए कि आपका नॉलेज लेवल क्या रहा, आप टोटल कितने सही किए, कितने गलत किए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य क्या है? वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसको शॉर्ट में OSC कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करना, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना या महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण देना। दोस्तों, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो आप फटाक से टिक कर दीजिए और नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? दोस्तों, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो जो 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 हुआ था, जिसको NFHS 5 कहते हैं, उसके अनुसार लिंगानुपात कितना दर्ज किया था आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे चैनल के वीडियो देखते हैं और तैयारी करते हैं और नो डाउट पता भी होना चाहिए। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए उसको टिक करिए और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1020। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के बजट में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए किन 2 उप योजनाओं को सम्मिलित किया गया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समर्थ और स्वावलंबन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपको। पूरे 170 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 170 में आपको बताने हैं कि टोटल कितने नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, और इस लेवल के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं देने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल संरक्षण अधिनियम 2000 या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि बाल अधिकार संरक्षण से रिलेटेड जो टॉपिक है तो आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नो डाउट बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके बारे में पता ही ना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गईं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि योजना, दोस्तों पहले तो आप हमको ये बताइए कि क्या आप राष्ट्रीय कृषि योजना के बारे में जानते हैं? क्या इसके बारे में इसके पहले आपने पढ़ा है कहीं? अगर पढ़ा है तो थोड़ा सा हमको डिटेल दीजिएगा कि ये योजना क्या होती है, और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर इसका ये भी देना है कि राष्ट्रीय कृषि योजना कब लागू की गई थी भारत में। ठीक है, अगर मिल जाए तो बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या बाय मिस्टेक हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो
उसको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम सुधार करने या सुझाव देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ, लेकिन जब आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। और टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि 7 तारीख से तो परीक्षा ही है। तो इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि इसमें हमने द्वितीय खंड को निचोड़ के रख दिया है दोस्तों। कंप्लीट वीडियो में हमने अब यहाँ पे टोटल आपको 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 55 नंबर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला शक्ति केंद्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहायता देना। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला नीति पहली बार कब लागू की गई? 1990, 1999, 2001 या 2015? इसका राइट आंसर है 2001, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और बच्चों के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2013 में। अगला क्वेश्चन, 2030 तक महिलाओं के लिए सतत विकास लक्ष्यों में भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन की थोड़ी स्पीड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लेके पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। आप वीडियो पढ़िए आराम से, जो क्वेश्चन लिखे हैं उनका ऑप्शन समझिए, ऑप्शन में से आप अपने मन में या कि कहीं भी अपने नोटबुक में उसका ऑप्शन लिखिए कि करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है, फिर देखिए कि करेक्ट ऑप्शन हमने क्या बताया है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी SDG संख्या कौन सी है? जो सतत विकास लक्ष्य है तो इसकी संख्या कौन सी है? SDG 3, 5, 8 या 10? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SDG 5। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पहली बार किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1983, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय कौन सा प्रमुख कार्यक्रम संचालित करता है जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। और जननी सुरक्षा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी है जो इस कार्यक्रम का संचालन करता है। ये दो इसमें है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया था। हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको जननी सुरक्षा योजना के स्थान पर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान मिल रहा है ऑप्शन, तो ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था तो हमने आपको एडिशनल रूप में यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कौन कौन से 2 घटक शामिल हैं? तो इसमें जो 2 घटक शामिल हैं, आप क्वेश्चन पॉज करिए, यहाँ पे वीडियो हमारी पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन बड़े बड़े हैं थोड़ा, तो हम पूरे ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़िए, फिर राइट आंसर दीजिएगा। यहाँ पे हम इसका राइट आंसर बता देते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NRHM और NUHM भी कहा जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये हिंदी में इस तरह से ना लिखा रहे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही लिखा रहे, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो अभियान पहली बार कब शुरू किया गया था? ये तो बहुत नॉर्मल है, सबको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है 1995, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीति कब लागू की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1952, 1965, 1977 या 1981। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 1952। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1982 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? हालांकि हमने अपने जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें भी इन सब की डिटेल हमने आपको बताई थी, ठीक है। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक मिल जाएगी और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ये द्वितीय खंड है तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है, तो जो तर्क शक्ति वाला चैप्टर है तो इसके 2-3 वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो नहीं लाए हैं, है ना। हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो और टॉपिक है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उन सबको हमने कवर किया है। बाकी रीजनिंग के लिए हमने 2 से 3 वीडियो अलग से अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण टीकाकरण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आयुष मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ई संजीवनी पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया था? फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया था? भारत सरकार ने शुरू किया था 2019 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई सुपोषण योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपने बहुत सारी योजना सुने होंगे, पोषण योजना, कुपोषण योजना, अब यहाँ पे सुपोषण योजना भी आ गया। अब ये सुपोषण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषण स्तर सुधारना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? दोस्तों क्या इसका आंसर आपको पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करके और पहले इसका कमेंट करिए आंसर, फिर देखिए कि क्या आपके द्वारा कमेंट किया गया आंसर सही होगा। हालांकि कमेंट वही लोग करेंगे जिनको एग्जैक्ट पता होगा, जो तुक्का मारेंगे वो तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी किए हैं, आपको पता है, तभी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो पहले वीडियो पॉज करके कमेंट करिए और नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9, ठीक है। भाग 9 जो है तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए जोड़ा गया था। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है, कि पहली बात तो ये कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन से संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो ये आंसर इसका हो गया 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब 73वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। तो कई तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, सभी से आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका दोस्तों शुभारंभ हुआ था 1959 में। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। पहला जो राज्य था वो राजस्थान था, राजस्थान का नागौर जिला, वहाँ 2 अक्टूबर 1959 को औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था।
पंचायती राज व्यवस्था का। इसके बाद जो दूसरा राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। कभी कभी पहला ना पूछ के दूसरा पूछ देता है कि दूसरा कौन सा राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? अब बताइए, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957, 1957 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्वराज्य की संकल्पना को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बल दिया गया है? तो ये बल दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां। अब देखिए, अभी आप पढ़े ना कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमाया कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे अब दे दिया ना ऑप्शन, तो अब यही देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, तो 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को किस प्रकार के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कराधान अधिकार, केंद्रीय अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें, ये सभी है ना पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने 74वां संविधान संशोधन लागू करने की सिफारिश की थी? नगरपालिका प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गोपालन समिति या LM सिंघवी समिति। अब बताइए क्या इसका आंसर आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा जल्दी से, और नहीं पता तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। उसने नगर पालिका प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की थी 74वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, और सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी दर्शक हैं सभी को यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर कमेंट करिए, क्योंकि अगर इसका आंसर आपको नहीं पता होगा तो फिर दोस्तों आपकी तैयारी बहुत लो लेवल में है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंचायत का मुख्य निकाय, उसको कहा जाता है ग्राम सभा को। ठीक है, अगर इसके आंसर में कहीं भी आपको डाउट होगा या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट होगा किसी भी आंसर में, तो आप हमसे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सलूशन देने की हम कोशिश करेंगे। और अभी तक जितने लोगों ने जिस भी क्वेश्चन में उनको डाउट था तो उनको मैंने रिप्लाई किया है, आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के तहत 3 स्तरीय शासन प्रणाली में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? अब देखिए त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है पंचायती राज अधिनियम में, तो कौन कौन सी है और कौन सी शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्राम पंचायत, नगर निगम, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो कौन सा शामिल नहीं है? नगर निगम। ठीक है, बाकी ये तीनों शामिल है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। लेकिन नगर निगम शामिल नहीं है, क्योंकि नगर निगम तो शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, और ग्राम पंचायत तो पंचायत स्तर पर होती है ना, तो पंचायती राज के लिए ये वाले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अब बताइए, इसका भी नॉर्मल सा आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास से संबंधित दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश कौन करता है? वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य वित्त आयोग या केंद्रीय योजना आयोग? तो इसका राइट आंसर है राज्य वित्त आयोग,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट दोस्तों। वीडियो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम चलते हैं। और हाँ, वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा, कंटिन्यू देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए और फिर आप हमको बताइए कि आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर के आप सही किए हैं। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय खंड का दोस्तों एक तरह से ना समरी है, पूरा निचोड़ हमने लाके रख दिया है। अगर आपको द्वितीय खंड से नंबर लाने हैं तो ये वीडियो आपके काम की है, इसको आप कंप्लीट देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचायतों को कितने प्रकार की कर लगाने की अनुमति है, 2, 5, 8 या 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा। और जितने प्रकार के होते हैं उनमें से कौन कौन से, उनका नाम भी पता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 प्रकार के कर लगाने की अनुमति है और कौन कौन से कर हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके और पूरे कर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम थोड़ा थोड़ा हेडिंग पढ़ देते हैं। संपत्ति कर, पानी कर, सफाई कर, मनोरंजन कर, व्यापार कर, पशु कर, परिवहन कर, लाइसेंस शुल्क, सड़क कर और अन्य शुल्क। और एक नीचे नोट भी लिखा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों की प्रकृति और दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है और ये राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर राज्य में 10 प्रकार के ही टैक्स लगाने की अनुमति हो, है ना। मतलब कि जो हर पंचायतों में, हर राज्य के पंचायतों में ज़रूरी नहीं है कि ये 10 प्रकार के टैक्स लगाने की ही अनुमति हो, क्योंकि इसको निर्धारित कौन करता है? राज्य सरकार करता है। तो हर राज्य में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पंचायतों में लगाने के लिए टैक्स लगाने की अनुमति है वो 10 प्रकार की है और 10 में से ये पूरे आप पढ़ लीजिए। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व दस्तावेज प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की संकल्पना को किस अनुच्छेद में प्रमुखता से दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है दोस्तों अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय शब्द का सबसे पहले उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में हुआ? तो ये हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक सामाजिक न्याय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए पूरा, जो अब आप संविधान का प्रस्तावना अगर पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय जो शब्द है वो आता है। ठीक है, उसी में सबसे पहले उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी दोस्तों 1998 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सबसे पहली सरकारी योजना कौन सी थी? तो ये थी विशेष घटक योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1997 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1989 में। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कौन सी योजना दिव्यांगजनों के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत अभियान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति पहली बार कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 1999 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 15 के उपधारा 4 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 102वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। वैसे तो दोस्तों ये बहुत सारे अनुच्छेद हैं अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित, है ना, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ अनुच्छेद 16 क्योंकि ऑप्शन में था तो इसका जिक्र किया गया है। बाकी के अनुच्छेद यहाँ पे हमने बगल में दे दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, क्योंकि हर अनुच्छेद में अलग अलग आरक्षण दिए गए हैं। जैसे लोकसभा में अगर आरक्षण चाहिए तो उसके लिए अनुच्छेद 330 है, राज्यसभा में चाहिए तो 332 है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए 335 अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अनुच्छेद 16 है, लेकिन सिर्फ एक ही अनुच्छेद नहीं है ना जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करता है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो जो अनुच्छेद थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो फिर बताइएगा, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मुख्य रूप से किस समुदाय के विकास के लिए लागू की गई है? तो ये लागू की है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? ये गठित किया गया था 2004 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धजनों और नशा मुक्ति के लिए कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित इस्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है भिक्षावृत्ति रोकने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए इस्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष लागू हुआ था? ओबीसी जो कैंडिडेट होते हैं तो उनको सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन मिलता है तो किस वर्ष ये प्रावधान लाया गया था? तो ये लागू किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2016 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित श्रेणीबद्ध नशा मुक्ति केंद्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति और पुनर्वास। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर ही पढ़ रहे हैं, चारों ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि ऑप्शन लंबे लंबे हैं और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर वो वीडियो बोरिंग होने लगती है, ठीक है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ करेक्ट आंसर ही पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है वन अधिकार अधिनियम 2006, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया या कब पारित हुआ, तो इसका आंसर 2006 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही पूछ दिया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को आप पढ़िए और इनके हिसाब से आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों को वन संसाधनों पर अधिकार देना, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये शुरू की गई थी 1997 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के लिए वन बंधु कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2007-08 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो ये शुरू की गई थी 2012 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ट्राइफेड का फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1987 में, 1987 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2014 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत वनवासियों को अधिकतम कितनी भूमि पर अधिकार दिया जाता है? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर? तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 170 क्वेश्चन मात्र हैं। और द्वितीय खंड से, अगर आपको द्वितीय खंड से मैक्सिमम नंबर लाने हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही आप नंबर जुटाएंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। बाकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने से ऊपर एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों। ये 7 मार्च से लेकर के और 12 अप्रैल तक एग्ज़ाम हो रहा है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी है लोगों की, है ना। तो आपको तैयारी एकदम से पूरे तन मन से करना है और इसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज की ज़रूरत होगी और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। इसलिए आप जिस भी वीडियो को देखिए, जिस भी चैनल को देखिए, आप कंप्लीट देखिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम और भी खंड, अभी जो 2 खंड और बचे हैं ना, तृतीय और चतुर्थ खंड, उनका भी मैं इसी तरह से कंप्लीट मैराथन, महा मैराथन कह सकते हैं कि मैं वीडियो लाने वाला हूं। हालांकि उन सब की वीडियो तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पर उन सभी का एक कंप्लीट समरी वीडियो के रूप में हम लाएंगे, जिस तरह से अभी हम प्रथम खंड के लाए हैं और ये द्वितीय खंड को हम आपको देने वाले हैं। ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे भी हमारी वीडियो सुबह 6:30 बजे ही अपलोड होती है, जब भी अपलोड होती है तो। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आदिवासी आजीविका मिशन किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है दोस्तों उपरोक्त सभी पर, ग्रामीण उद्योग, कृषि और वन उत्पाद, कौशल विकास और उपरोक्त सभी, मतलब सभी पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट है, जनजाति छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय जनजाति छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2005-06 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वन धन योजना कब शुरू की गई? दोस्तों इसके पहले आप प्रधानमंत्री जन धन योजना सुने होंगे, लेकिन यहाँ देखिए वन धन योजना भी होता है, PMVDY। ठीक है, प्रधानमंत्री वन धन योजना ये कब शुरू की गई है? ये शुरू की गई है 2018 में, ऑप्शन नंबर बी। आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना कब शुरू किया गया था। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सब प्लान TSP किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों खनिज और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2015 के अनुसार, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए। तो ये खनिज और खनिज अधिनियम 2015 के तहत की गई थी।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों की पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? गुरु शिष्य परंपरा, समग्र शिक्षा योजना, आदिवासी कौशल विकास योजना, वन बंधु योजना। दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका आंसर क्या टिक करेंगे? ज़रा वीडियो पॉज करके और इसका आंसर पहले कमेंट करिए तो हम भी देखें कि आपके नॉलेज का लेवल क्या है। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिष्य परंपरा योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में पहली बार जनजातीय मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अधिनियम को किस प्रकार परिभाषित किया गया है ना? जैसे जो नियम, अधिनियम ये सब होते हैं, तो भारतीय संविधान में अधिनियम को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इसको परिभाषित किया गया है कि किसी विधेयक के पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर, है ना, वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से प्रदान किए गए थे? इसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार मूल रूप से प्रदान किए गए थे? प्रदान किए गए थे, वर्तमान में है नहीं। ठीक है ना, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज वाले ही आएंगे ही। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि पहले मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे? तो पहले तो प्रदान किए गए थे 7, लेकिन एक उसमें से मौलिक अधिकार को हटाया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया है वो कौन सा मौलिक अधिकार है, उसका नाम क्या है, और कौन से संविधान संशोधन में हटाया गया, और वो संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था, वो किस वर्ष में और किस संविधान संशोधन में उस अधिकार को हटाया गया था। अगर आपको पता है, अगर आप तैयारी किए होंगे दोस्तों, तो हमको इसका आंसर आप विस्तार से देंगे। ठीक है। और अगर नहीं पता है तो आप हमको कमेंट करिएगा कि नहीं पता, तो हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम की वैधता की समीक्षा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसी अधिनियम की वैधता, कोई अधिनियम बना है तो वैध है कि अवैध है, इसकी समीक्षा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1989, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों अब बताइए कि इसका आंसर आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल्स, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू मतलब आपातकाल लगाया जा चुका है ना, मतलब कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है और कब कब लगाया गया है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इंडियन पिनल कोड ऑफ आईपीसी जिसको कहते हैं। तो भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1862 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत कौन सी सजा निर्धारित की गई है? क्वेश्चन क्या है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कौन सी सजा निर्धारित की गई है? तो ये है अधिकतम 10 वर्ष की सजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति का अधिकार मूल रूप से किस अनुच्छेद में शामिल था? जो संपत्ति का अधिकार था तो मूल रूप से किस अनुच्छेद में शामिल था? तो ये शामिल था दोस्तों अनुच्छेद 19 के उपधारा 19 के एफ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत कार्यरत महिलाओं के लिए अधिकतम मातृत्व अवकाश की अवधि क्या है? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 18 सप्ताह या 26 सप्ताह? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 26 सप्ताह, यानी 6 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में जो है तो 52 सप्ताह होते हैं, तो 26 दूनी 52 यानी 6 महीना, ठीक है। सप्ताह में काउंट करें तो 26 सप्ताह, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं आप हमको कमेंट करके बताइएगा, अगर पता होगा तो, नहीं पता होगा तो बताइएगा कि नहीं पता है, तो फिर हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भाई साहब जाहिर सी बात है भैया, आप पिछले क्वेश्चन में किए कि संवैधानिक वैधता देने के लिए जो अधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो असंवैधानिक घोषित करने के लिए भी अधिकार उसी के पास होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान में किसमें किया गया है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना या आपराधिक कानून? तो इसका राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल किस तरह से है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं। लेकिन हाँ, जब आप कंप्लीट 170 वीडियो अटेम्प्ट करेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप एक बार हमारी वीडियो देखना शुरू किए हैं तो या तो पूरी देखनी हो तभी स्टार्ट करिए, और अगर पूरी नहीं देख सकते हैं तो प्लीज़ मत शुरू करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है दोस्तों, फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, ना तो इधर का पूरा नॉलेज ले पाएंगे ना उधर के, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमारा ही चैनल देखिए, जिस भी चैनल को आप देखते हैं उसको आप कंप्लीट देखिए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बाल श्रम के अंतर्गत मतलब निषेध और विनियमन दोनों शामिल है ना। बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 38 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विवाह का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है उपरोक्त सभी के द्वारा, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? महिलाओं के उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2013 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य था भ्रष्टाचार विरोधी शिकायतों की जांच करना। ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप लोग कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते होंगे, देखते होंगे ना कि लोकायुक्त ने छापा मारा, रंगे हाथ पकड़ा, ठीक है। तो वो उनका जो सिलेक्शन होता है वो इसीलिए होता है कि जो कोई घूस लेता है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, तो उन शिकायतों की जांच की जाती है लोकायुक्त या लोकपाल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? इसको दिया है राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहला कानून कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1961 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या देता है तो उसे अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है? 1 वर्ष की सज़ा, 3 वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा या 7 वर्ष की सज़ा? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज के कारण उत्पीड़न और हत्या से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लागू होती है? तो ये लागू होती है दोस्तों दोनों, बी और सी। बी में क्या है 304 बी और सी में है 498 ए। ये दोनों धाराएं लागू होती है अगर दहेज के कारण उत्पीड़न और हत्या होती है तो, है ना। उससे निपटने के लिए जो आईपीसी की धारा है वो दोनों लागू होते हैं, 304 बी और 498 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज उन्मूलन के लिए चलाया गया प्रमुख राष्ट्रीय अभियान कौन सा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दहेज के खिलाफ सफ़र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दहेज के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन भारत में किस समाज सुधारक ने शुरू किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या सावित्री बाई फुले? इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले, ठीक है। अगर इनके आंसर में कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, भविष्य में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा सकती है? ये सभी कदम उठा सकती है दोस्तों। दहेज लेने वालों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है, सख्त कानूनी प्रावधान और सज़ा बढ़ा भी सकती है, सामाजिक जागरूकता अभियान चला सकती है, कुछ भी कर सकती है भविष्य में, अभी तो नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएफएसए के तहत राज्यों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाने की सिफारिश की गई है? तो ये सभी तकनीकी अपनाने की सिफारिश की गई है, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्मार्ट कार्ड सिस्टम और ऑनलाइन निगरानी, ये सभी है, इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है, एनएफएस के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाले अनाजों का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? इसका भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एनएफएसए के तहत यदि लाभार्थियों को समय पर अनाज नहीं मिलता तो उन्हें क्या हक दिया गया है? तो उन्हें हक दिया गया है मुआवजा दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करने का संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 15 की धारा 3 में। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम किस ऐतिहासिक मामले के निर्णय के बाद लागू किया गया? तो ये लागू किया गया विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संकल्पना किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है 3 तलाक को अवैध घोषित करना। जो तलाक ए बिद्दत था उसको अवैध घोषित करना, ट्रिपल तलाक जो ख़त्म करने की बात की गई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार मामलों में न्यूनतम सज़ा को 7 से 10 वर्ष करने वाला आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? जो बलात्कार मामलों में न्यूनतम सज़ा 7 साल थी तो उसको 7 से 10 वर्ष करने वाला आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। अब ये किस कांड में हुआ था? जो एक कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड 2012 में, उसके बाद ही इस सज़ा को 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए इमोरल ट्रैफिक किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसे क्वेश्चन आप इसके पहले भी कम अटेम्प्ट कर चुके हैं या पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो उससे भी अच्छी बात है कि आपको एग्ज़ाम से पहले इस लेवल के क्वेश्चन देखने के मौके मिल रहे हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इसी लेवल के पूरे क्वेश्चन आ जाए तो फिर, है ना, इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा और कंप्लीट क्वेश्चन करिएगा बिना स्किप किए। नेक्स्ट, निर्भया फंड किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? ये महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? 1961 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सीडा को भारत ने कब स्वीकार किया? सीडा का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको शॉर्ट में सीडा कहते हैं, वो भारत ने कब स्वीकार किया था? 1993 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जबड़े की हड्डी, कलाई की हड्डी या कशेरुका? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर, जिसको जांग की हड्डी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में रक्त की सबसे अधिक आपूर्ति होती है? ये होती है यकृत में, लीवर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कौन सा अंग शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये गुर्दा, जिसको किडनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसको कहते हैं स्टेपीज, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस प्रोटीन द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनता है? तो ये बनता है अमाशय में, स्टमक, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी दोस्तों हो सकता है स्टमक के स्थान पे पेट भी लिखा रहे, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टमक को हिंदी में पेट ही कहते हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो ये बनता है लीवर में, यकृत। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा होता है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन जिसको कहते हैं, लसीका अंग कौन सा होता है? प्लीहा, स्प्लीन जिसको कहते हैं, प्लीहा हो जिसको लसीका अंग कहा जाता है, सबसे बड़ा लसीका अंग है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप बताइए। अगर आप एग्जैक्ट आपको जानकारी होगी तो आप इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर दीजिए, इसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट, रक्त में सबसे अधिक मात्रा
रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या आयरन? देखिए दोस्तों, वैसे तो रक्त में और भी तत्व पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यकृत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लीवर। नेक्स्ट, शरीर में इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये होता है अग्न्याशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़े, यानी 24 पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़े होते हैं, ठीक, 12 दूनी 24। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी, सबको पता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो अमाइलेज करता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है? तो साइटिक नर्व होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर में सबसे तेज़ी से पुनर्जीवित होने वाला ऊतक, जिसको टिश्यू कहते हैं, कौन सा होता है? तो ये होता है एपिथेलियल ऊतक, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में बिना रक्त की आपूर्ति के भी ऑक्सीजन संचित रहती है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या तिल्ली? इसका राइट आंसर है फेफड़ा, ठीक है। और फेफड़ा क्यों होता, इसका यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, कारण भी दिया गया है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे उनका भी रीज़न यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इनमें डाउट है कहीं तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ा रक्त वाहिनी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाधमनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन किस तत्व में होता है? तो ये होता है वसा, फैट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियाँ होती हैं? तो ये होती है 650, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शरीर में रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो सबसे बड़ा घटक है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख किस प्रकार की इमेज बनाती है? तो मनुष्य की जो आँख है उल्टी और वास्तविक इमेज बनाती है, इन्वर्टेड एंड रियल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शरीर में कौन सा अंग स्वतः पुनर्जीवित हो सकता है? तो ये हो सकता है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है भाई, गुर्दा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन का भंडारण कौन करता है? तो ये करता है मायोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शरीर में रक्त निर्माण कहाँ होता है? अब बताइए इसका आंसर, अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मारो में। नेक्स्ट, शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इससे होता है गाउट, गठिया जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में सहायक होता है? लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? चयापचय को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंसानों की आँखों में कितने प्रकार के रंग संवेदनशील शंकु कोशिकाएँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 3 प्रकार की, कौन कौन सी? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट, शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का संग्रहण और परिपक्वता किस अंग में होती है? तो ये होती है एपिडिडीमिस, एपिडिडीमिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महिलाओं में किस हार्मोन का स्तर ओव्यूलेशन के दौरान अचानक बढ़ता है? तो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जनन हार्मोन है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 40 सप्ताह यानी 9 महीना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शुक्राणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो ये होता है मध्य भाग, मिड पीस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? तो ये करता है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में भावनात्मक बदलाव के लिए कौन सा मस्तिष्क क्षेत्र जिम्मेदार होता है? लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किशोरावस्था में होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण त्वचा में मुहासे किस ग्रंथि के कारण होते हैं? तो ये होते हैं सेबेसियस ग्रंथि के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को हाइपोथर्मिया हो जाए तो प्राथमिक उपचार के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। दोस्तों, आप हमको कमेंट करिएगा थोड़ा सा कि हाइपोथर्मिया बीमारी आखिर होती क्या है, इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं हाइपोथर्मिया में। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट करिएगा कि नहीं पता है, तो हम फिर बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी इस लेवल की है या नहीं है, ठीक है, कि हाइपोथर्मिया के बारे में आप जानते हैं, कितना जानते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को अचेतन अवस्था में लाने के लिए अमोनिया सुखाया जाए तो यह किस स्थिति में गलत हो सकता है? तो यह हो सकता है कि जब व्यक्ति को अस्थमा हो। अगर व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है, इस स्थिति में अमोनिया सुंघाना एक गलत हो सकता है। नेक्स्ट, एक एपिपेन का उपयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है एनाफिलैक्सिस या गंभीर एलर्जी प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी मधुमेह के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो प्राथमिक उपचार क्या करनी चाहिए? तो इसका प्राथमिक उपचार है उसे तुरंत कोई मीठी चीज़ जैसे ग्लूकोज जूस या कैंडी देना चाहिए, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या होता है कि जैसे शुगर लेवल कम होना जिसको कहते हैं, वो होता है। जिसका शुगर लेवल कम होता है तो उसको फिर मीठी चीज़ खिलाई पिलाई जाती है, इससे उसका शुगर लेवल थोड़ा सा सही हो जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को एनाफिलैक्टिक शॉक हो तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? व्यक्ति को तुरंत एपिपेन और देना और चिकित्सा सहायता बुलाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति के गले में कोई वस्तु फंस जाए और वह सांस नहीं ले पा रहा हो तो कौन सी प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए? तो उसको क्या देना चाहिए? हेमलिच मनोविकृत देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने टोटल आपको 170 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और आपको टोटल कितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर आपके सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले खंड के एक महामैराथन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।